आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम लोग इसका पहले थ्योरी देखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर हो जाएगा इसके बाद। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है दो चर वाले, कितने चर रहेंगे? दो चर। चर कहने का मतलब जानते होंगे आप लोग, जिसका मान पता नहीं होता है उसे चर कहते हैं, और जिसका मान पता होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं, यानी अचर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले, जिसमें x रहेगा और एक y रहेगा। और रैखिक, रैखिक का मतलब होता है घात कितना? तो रैखिक का मतलब होता है घात एक। द्विघात का मतलब घात दो, और त्रिघातीय का मतलब घात तीन। और समीकरण युग्म, युग्म युग्म कहने का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। मतलब कितने रहेंगे? दो रहेंगे। तो हमें इसमें पढ़ना है समीकरण युग्म, समीकरण के जोड़ा पढ़ना है। लेकिन कैसा समीकरण? रैखिक। रैखिक कहने का मतलब घात एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? घात एक। और दो चर वाले। तो इसका रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़े में है। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। कितने चर हैं इसमें? तो दो चर, एक x और दूसरा y। बाकी जो दिख रहा है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब गुणांक है, और c1 c2 क्या है? अचर पद है। तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो जो युग्म होते हैं, समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म कितने होते हैं? तो समीकरण युग्म इस तरह के तीन होते हैं। समीकरण युग्म कितने समीकरण युग्म होते हैं? तीन। और तीनों का नाम है, पहला का नाम है अविरोधी, दूसरा आश्रित, और तीसरा विरोधी। याद रखिएगा, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला अविरोधी, दूसरा आश्रित, तीसरा विरोधी। जो अविरोधी होते हैं वैसे समीकरण का कितने हल होते हैं? तो एक हल। यानी कि ये समीकरण युग्म तीन हो गए। अब हम हलों की संख्या लिखते हैं। हलों की संख्या। तो जो समीकरण अविरोधी होंगे उसके एक हल होते हैं। कितने हल? केवल एक हल, केवल एक हल। और इसी का दूसरा नाम है अद्वितीय। अद्वितीय कहते हैं ना, एकदम ये अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, केवल एक। तो ये किसका हो गया? अविरोधी का। आश्रित का कितने हल होते हैं? तो अनगिनत होते हैं। कितने हल होते हैं? अनगिनत। अनगिनत कहने का मतलब हम लोग उसे गिन नहीं सकते हैं। इसी को कभी कभी लिख देता है अनंत। क्या लिख देगा? अनंत। तो ये इसका भी दो नाम हो गया। और तीसरा है विरोधी। विरोधी कहने का मतलब विरोध करता है, इसे हल नहीं चाहिए, और जो विरोध करेगा उसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझ गए? समीकरण युग्म तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। अविरोधी, आश्रित, विरोधी। हलों की संख्या कितने होते हैं? तीन। अविरोधी का एक हल, आश्रित का अनगिनत हल, और विरोधी का कोई हल नहीं। अच्छा, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन अविरोधी है और कौन विरोधी है? तो अविरोधी और विरोधी पहचानने के लिए शर्त होता है। क्या होता है? शर्त। तो इसका शर्त कहता है a1 बाई a2। जैसे
शुरू वाला हो गया a1/a2 b1/b2 c1/c2। हम लोग इसी से पहचान करेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। यही हमें बताएगा कि कौन अविरोधी है, कौन आश्रित है और कौन विरोधी है। तो अगर जो शुरू में ही a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के, तो वैसे समीकरण को हम लोग कहेंगे अविरोधी। क्या कहेंगे? अविरोधी। और उसका कितना हल होगा? तो केवल एक हल। दूसरा, अगर कंडीशन चेक किए और तीनों बराबर आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर आ गया तो वैसे समीकरण युग्म को क्या कहेंगे? आश्रित। कैसा युग्म कहेंगे? आश्रित युग्म। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2, तो ऐसे युग्म को हम लोग क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं। अब आइए देखते हैं। इसके बाद है हम लोग समीकरण युग्म देख लिए, हलों की संख्या देख लिए, इसके शर्त देख लिए। अब है रेखाएं। ये जो सरल रेखा होती है, ये जो समीकरण है दो, वो दोनों का रेखाएं कैसे होती है? तो जो अविरोधी समीकरण युग्म वाले जोड़े होते हैं उसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। कैसी होती है? प्रतिच्छेदी। मतलब एक दूसरे को वो काट देंगे इस तरह से। इस तरह से क्या करेंगे? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक उसी तरह से जो आश्रित होंगे वो होंगे संपाती। कैसे होंगे? संपाती। संपाती कहने का मतलब पहला रेखा और इसी पर रह जाएगा दूसरा रेखा, मतलब कि दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं संपाती। मतलब कि इसमें कितने बिंदु मिल रहे हैं? तो अनंत, गिन नहीं सकते, इसीलिए इसके कितने हल होते हैं? अनगिनत। इसमें एक बिंदु पर काटता है तो एक हल, इसमें सारे बिंदु उभयनिष्ठ हो जाते हैं तो अनंत हल, और इसमें क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे, समांतर, समानांतर। और इसमें रेखाएं इस तरह से होती है, एक भी जगह काटती नहीं है, और यही कारण है कि इसका कोई हल नहीं होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार किस तरह से समीकरण होते हैं। जैसे हम एक समीकरण ले लिए, सबसे पहले समझाते हैं विरोधी, जिसका कोई हल नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कोई हल कैसे नहीं होता है, तो देखिए आइए समझाते हैं। जैसे हम कह दिए 2x + 3y = 5, ठीक है। और दूसरा हम ले लिए, फिर से ले लिए 2x + 3y = 6। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर जो इसका हम हल निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखिए दोनों खत्म हो जाते हैं। तो दोनों कब खत्म होगा? जब a1/a2 और b1/b2 क्या हो? बराबर हो, और ये इधर वाला जो है बराबर ना हो। इससे होगा क्या कि जब दोनों कट जाएगा तो बचा गया क्या? कुछ नहीं। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये समझे, ऐसा समीकरण युग्म को क्या कहेंगे? विरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? विरोधी। क्यों? क्योंकि a1/a2 बराबर हो जा रहा है b1/b2 का, और इसलिए क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है और कोई आंसर नहीं आ रहा है। आश्रित में होता क्या है कि जैसे 2x + 3y = 5 लिखें, और दूसरा भी हम सेम लिख देते हैं 2x + 3y = 5। तो ये दोनों समीकरण में कोई अंतर नजर आ रहा है? कोई अंतर नहीं। या इसमें हम 2 से गुना कर दें, 4x + 6y = 10, तब भी ये दोनों समीकरण में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों सेम समीकरण है। कभी कभी आपसे ये भी सवाल करेगा, सिर्फ एक समीकरण दे देगा, जैसे दे दिया 2x + 3y = 5, और कहेगा इसके कितने हल हैं? कितने? तो जब एक समीकरण देगा तो इसके कितने हल होंगे? अनंत। क्यों? क्योंकि x बराबर जब हम 0 रखेंगे
तब y बराबर कुछ आ जाएगा। जब हम x बराबर 1 रखेंगे फिर y बराबर कुछ आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, जितना मान हम x बराबर अपने से पुट करते रहेंगे y का मान उसी तरह से निकलते रहेगा। तो कितने इसके आंसर आएंगे? अनंत। तो चाहे तो कहे एक समीकरण या तीनों बराबर आ जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 सेम है। जैसे यहाँ पर a1/a2 करेंगे तो 2/4, यहाँ पर करेंगे तो 3/6 और यहाँ पर करेंगे तो -5/-10। तो ये तीनों क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। माइनस माइनस प्लस। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर माइनस में हम क्यों लिए? क्योंकि ये बराबर के बाद में था और इसे हम बराबर के पहले लेकर आए थे। थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए हम जो कंडीशन लेकर के चले, जो समीकरण युग्म लिए हैं शुरू में, वो इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा में लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो c1 c2 है बराबर के पहले है, लेकिन आपको समीकरण में दे देगा किस तरह से? 2x प्लस 3y बराबर 5 और इधर में दे दिया 3x माइनस 4y बराबर 7, इस तरह से। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर हम कहेंगे a1/a2, देखिए जब आपको हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे। हमको वैल्यू निकालना है a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का। तो हम लोग जल्दी से आसान तरीके से बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें a1, b1 और c1 तीनों को लिख लेंगे। तो इसमें a1 कितना है? 2, b1 कितना है? 3 और c1 कितना है? तो बराबर के पहले आएगा तो माइनस में 5, फिर बटा दे देंगे। नीचे में कितना है? तो ये a2 हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा? b2, समझ रहे हैं ना, y के बगल वाला b2 -4 और c2 कितना हो जाएगा? तो 7, इधर आ जाएगा तो माइनस में 7। अब देखिए ये कैसा समीकरण युग्म है? क्या शुरू वाला बराबर है? तो नहीं, बराबर नहीं है। और जो बराबर नहीं होता है फिर हम आगे चेक नहीं करेंगे। शुरू में ही बराबर नहीं आ गया तो ये किस में आ गया? अविरोधी में। किस में आ गया? अविरोधी, जिसका केवल और केवल एक हल होता है। कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। तो इसी तरह से हम लोग सारा का सारा बनाने वाले हैं। जैसे देखिए ये शुरू में बराबर नहीं आ गया तो कितने हल? एक हल। अगर जो तीनों बराबर आ गए तो अनगिनत हल। और शुरू वाला 2 बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है तो उसका हो जाएगा कोई हल नहीं। एकदम इतना अगर जो आप याद कर लिए तो इसी पर क्वेश्चन रहेगा। हाँ, एक और बात, क्वेश्चन में कहता है संगत और असंगत की बात करेगा। किसकी बात करेगा? संगत और असंगत। तो जिसके हल निकल जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं संगत, और जिसका हल नहीं निकलता है तो वैसे समीकरण युग्म को क्या कहेंगे? असंगत। सारा बात समीकरण युग्म पर ही होगा। समीकरण युग्म हमेशा ध्यान रखना है। तो हल किसका निकल रहा है? अविरोधी का हल निकल रहा है और एक आश्रित का भी हल निकल रहा है। अविरोधी का एक हल और आश्रित का अनगिनत। तो कहेंगे कि अविरोधी भी क्या होगा? संगत होगा और आश्रित भी क्या होगा? संगत होगा। और इसका कोई हल नहीं निकलता है तो इसे हम लोग कह देंगे असंगत। क्या कह देंगे? असंगत कह देंगे। और इस तरह से आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। देखिए हम आपको समीकरण बनाने के लिए नहीं सिखाएं। इसमें समीकरण बनाने का 5 मेथड होता है। कितने मेथड होते हैं? 5 मेथड। हम लोग 5 सीखेंगे, लेकिन वो जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तब बताएंगे। इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव के लिए क्लास लेकर आए हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये कंडीशन एकदम ध्यान रखना। जैसे ही अविरोधी बात करेगा कंडीशन फर्स्ट, आश्रित की बात करेगा ये। चाहे तो आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। इस तरह से। और
और इसे याद कर सकते हैं। और जब तक ये याद नहीं रहेगा इतना, बस इतना ही है, अगर आप इतना याद कर लेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। और अभी के अभी हम उसे क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? 1 होता है, पहले ही पढ़े थे आप। फिर कहता है युगपत समीकरण इतना निकाय कैसा है? असंगत है, अद्वितीय है, अपरिचित रूप से अनेक हल है या कोई नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखने के लिए कंडीशन बार बार हम बोल रहे हैं, जब भी पूछेगा कि ये समीकरण कैसा है, असंगत कहे, अद्वितीय कहे, विरोधी कहे, अविरोधी कहे, आश्रित कहे, तो हम लोग कंडीशन देखेंगे। ये कंडीशन आपको समझ में आ गया तो तुरंत आंसर आ जाएगा। और इसके लिए हम क्या बोले थे कि A1, B1, C1 लिख लेना है। इसके बाद क्या लिखना है? A2, B2 और C2 लिखना है। तो A1, B1, C1 तो लिखेंगे 2, 3 और C1 को बराबर के पहले ले आएंगे तो माइनस में 5। उसी तरह से नीचे में A2 कितना? 4, B2 कितना? 6, C2 कितना? -9। अब शुरू वाला देखना है बराबर है या नहीं। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये तो बराबर आ गया। जब बराबर आया तो अगला भी चेक करेंगे, क्या अगला बराबर है? माइनस माइनस प्लस तो हो जा रहा है, लेकिन 5/9 क्या बराबर है? तो नहीं। इतना ही से पता चल गया। और नहीं तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बचा? 1/2। यहाँ पर कितना बचा? 1/2 और यहाँ पर 5/9। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत आया? तो देखिए तीसरा नंबर जो अविरोधी था। क्या था? अविरोधी। तीसरा नंबर में है ना, सॉरी अविरोधी बोलते नहीं, विरोधी। विरोधी कहने का मतलब कोई हल नहीं, यही नहीं तीसरा नंबर में। तो ऐसा ही कंडीशन यहां पर आया, पहला बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो अविरोधी का कितना हल होता है? सॉरी फिर से विरोधी बोलती है, विरोधी का कितना हल होता है? तो एक भी हल नहीं होता है। तो असंगत इसी को तो कहते थे जिसका कोई हल नहीं होता था। देखिए है असंगत जिसका कोई हल नहीं होता है। आपको ये चार्ट एकदम याद कर लेना है, खूब बढ़िया से एकदम पढ़ लेना है। और इतना याद रहेगा तभी आपसे प्रश्न बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना समपाती होंगे। फिर से समीकरण युग्म दे दिया, अब समीकरण युग्म और पूछ रहा है समपाती। तो समपाती के लिए कंडीशन एकदम तुरंत कंडीशन पर आना है। देखिए समपाती यही ना है, दूसरा नंबर में यही है कंडीशन। हम लोग तुरंत कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन के लिए क्या करेंगे? तो अभी अभी बताए थे, सबसे पहले A1, B1 और C1 लिखना है। तो इसमें A1 कितना? x के आगे कुछ नहीं है तो 1। B1 कितना? 2। C1 कितना? -7। उसी तरह से A2 कितना? 2। B2 कितना? K। C2 कितना? -14। अब बटा करेंगे और हम लोग पहले ही बोल दिया है संपाती। तो संपाती के लिए होते हैं सारे के सारे बराबर। तो कोई भी दो, कोई इसी को दो को लेकर चलते हैं, है कि नहीं? अब लेकर के चलेंगे तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो के बराबर कितना आ गया? 2 दूना 4। तो इसके आंसर कितने हो गए? 4। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कहता है कि बहुपद 4x² - 4x के मूलों का गुणनफल। देखिए ये पहले चैप्टर से दूसरे के चैप्टर से पूछ दिया, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं बहुपद का, और बताए थे कि बीच वाला को योग कहते हैं और लास्ट वाला को मूलों का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा? 1 और शुरू वाला बटा में आ जाएगा 4। 1/4 इसका हो गया आंसर। अगर योग पूछता तो 4/4 कट करके 1, माइनस में आंसर माइनस में लिखा हुआ है तो इसका आंसर प्लस में, योग में प्लस लग जाता है, माइनस लग जाता है।
तो समझ में आ गया होगा मूलों का गुणनफल कितना, लास्ट वाला 1/4। बढ़िया है, रिवीजन के लिए आ गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि दो समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी अभी बताए थे, जो काट देता है। देखिए एकदम देखते जाइए, ये है प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को क्या कर दिया है, काट दिया है। अब काट दिया है तो इसमें पूछता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा। कोई हल नहीं तो एक हल, एक जगह काटेगा तो कितने हल, एक हल। अगर संपाती हो जाएंगे तो अनगिनत हल, और समानांतर हो जाएगा तो कोई हल नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरण के आलेख, एक सेकेंड चल रहा है वीडियो। दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर है। देखिए अब की क्या कह दिया, समानांतर। क्या समानांतर रहेगा तो कहीं भी एक दूसरे को काटेगा, तो एक भी जगह नहीं काटेगा तो एक भी हल इसका नहीं होगा, कोई हल नहीं। तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। क्यों? क्योंकि समानांतर है तो कहीं भी काट नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए रैखिक समीकरण शायद नहीं दिखा होगा, तो समानांतर में कहीं नहीं काटता है तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इतना समीकरण इतना का क्या है। देखिए शुरू वाला बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं, तो ये तीसरा नंबर में आ गया, तो इसका कोई हल नहीं होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, इसको विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी। अब आइए 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना का शून्येतर हल है। एक शून्येतर हल मतलब कि कोई हल नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे ए बी और लिख लेंगे a1 तो a हो गया, b1 कितना हो गया 10 और c1 कितना हो गया 0। उसी तरह से a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया 5 और c2 कितना हो गया 0। अब इसको हम लोग बटा कर देंगे। क्या कर देंगे? बटा कर देंगे। और इसमें कहता है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना का क्या हो, एक शून्येतर हल है, मतलब कि शून्य हल है, तो उसके लिए क्या होगा। तो हम लोग क्या करके लेकर के चलेंगे, यहाँ पर लेके चल जाएंगे शून्य हल मतलब कि एक भी हल नहीं, और एक भी हल के नहीं के लिए यहाँ पर बराबर और लास्ट में बराबर नहीं, यही होता है ना कंडीशन। कोई हल ना हो, कोई हल नहीं मतलब विरोधी। विरोधी कैवा नंबर में है? तीसरा नंबर में, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, यही दोनों को बराबर लेकर के चलना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं, 5 दूना की 10, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 दूना 4। तो इसका आंसर हो गया कितना 4। चलिए आगे अब चलते हैं। अगला नंबर में कहता है a के मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना का एक अद्वितीय मतलब एक हल हो, उसमें था कि शून्य हल हो, इसमें एक हल होना चाहिए। तो एक हल होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन है कि शुरू वाला क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए लेकर के चलते हैं। सबसे पहले उसी a1 b1 c1, तो a1 हो गया a, b1 हो गया -1 y के गुणनफल, और c1 हो गया कितना -2। उसी तरह से a2 कितना हो गया 6, b2 कितना हो गया -2 और c2 कितना हो गया -3। तो कहता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल में शुरू में बराबर नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2a बराबर कितना 6 इकाई 6, तो a बराबर कितना आ गया 6/2, 2 तिया 6, तो कितने आंसर आए, बराबर नहीं 3। तो कौन है बराबर नहीं थी, ये, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसके बाद रखा था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना का कितने हल होंगे। अब की अनगिनत, शुरू में कहा शून्य हल, तो शून्य हल वाला कंडीशन लगाएं। फिर कहा कोई हल, एक हल, तो हम लोग एक हल वाला कंडीशन लगाएं। और अब की कह रहा है अनगिनत हल, कितने हल, अनगिनत हल,
तो फिर से कंडीशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 A1 10, B1 5, C1 -1 -5, ये पूरा हो गया C1। A -5 क्या है? C1 है, बराबर के इधर मिला है तो माइनस। उसी तरह से A2 कितना है? 20, B2 कितना है? 10 और C2 कितना है? तो ये पहले से ही इधर में है -A। और इसमें क्या होता है कंडीशन? सारा का सारा बराबर। अनगिनत में क्या होता है? तो बराबर होता है तीनों। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब हम लोग ये दोनों को लेकर के चलते हैं, आंसर आ जाएगा 5 दूना की 10। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 में A से गुना करेंगे तो 2A कितना आ जाएगा? 2A दिख रहा है, बराबर 2A माइनस 2 पचे 10 बराबर A में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना किए तो A इधर में आकर के घट जाएगा तो बचेगा A और 10 उधर में चला जाएगा तो आ जाएगा 10। तो A का मान कितना आ गया? 10। कितना? 10। तो ये हो गया आंसर। अब आप समझ रहे होंगे, अद्वितीय कहेगा, सब में कंडीशन लेकर के चलना है। शुरू में शून्येतर हल माने कोई हल नहीं, बराबर लेके चलिए, बराबर नहीं, फिर इसमें दूसरा वाला कंडीशन, इसमें तीसरा वाला कंडीशन। अब आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण का इतना के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। फिर से अनगिनत हल, तो देखिए पेज खत्म हो गया। तो अनगिनत हल के लिए फिर वही लिखेंगे। A1 कितना? 1, B1 कितना? 2, C1 कितना? -3, A2 कितना? 5, B2 कितना? K और C2 कितना? तो -15। तीनों को बटा करेंगे और कहता है कैसा हल होना चाहिए? अनगिनत। अनगिनत के लिए कंडीशन है कि तीनों क्या होने चाहिए? आपस में बराबर। किसी को भी लेकर के चलो, जब हम इसे लेकर के चलेंगे तो k में 1 से गुना करेंगे तो k और 5 दूना की 10, तो कितना आंसर आ गए? 10। सब में इसी तरह से लेकर के चलना है। 12 में कहता है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का कितना हल होगा? एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर, तो अद्वितीय है। अगर जो सममित हो जाएगा तो अनंत है और समानांतर हो जाएगा तो कोई हल नहीं। आप उसे जरूर याद कर लें। 12 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है समीकरण निकाय इतना का किस प्रकार का हल संभव है। अब की बताया नहीं, पूछ रहा है कि किस प्रकार का संभव है। तो लिखेंगे वही A1 B1 और C1। 5 -3 -2 नहीं सॉरी +2, ये तो बराबर की इधर में ही है। बटा के नीचे क्या लिखेंगे? A2 B2 और C2। 6 1 और -2। ठीक है। कैसा है? क्या ये दोनों बराबर है? तो नहीं, शुरू में ही आ गया बराबर नहीं। जैसे ही बराबर नहीं आया तो हम लोग कहेंगे एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? केवल एक हल होगा, उसी को अद्वितीय कहते हैं। तो अद्वितीय, वास्तविक एवं अद्वितीय। अगला नंबर में कहता है समीकरण निकाय इतना में a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। क्या हल होंगे? अद्वितीय। तो अद्वितीय के लिए कंडीशन जो है देख लेंगे। पहले A1 कितना? 2, A2 कितना? A1 B1 और C1। C1 कितना? 1, A2 कितना? 3, B2 कितना? -5, C2 कितना? तो ऊपर में -1 लिखेंगे, बराबर के पहले जाएगा ना, नीचे में -7। अब देखते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल शुरू में बराबर नहीं, बस इसी को लेकर के चलना है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 बराबर नहीं, 5 दूना की -10, तो आ गया यहाँ से
ए बराबर नहीं -10/3। कौन सा है? बी नंबर। सब एक जैसा है, आप देखते रहिए। अब इतना में कहता है अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के कौन तो शुरू में बराबर नहीं होता है, तो ये हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इतना है तो y का मान क्या होगा। तो x का मान 5 दे दिया है, तो x का मान पुट कर देंगे। तो x प्लस 2y बराबर कितना? 9। x की जगह पर कितना दे दिया है? 5। तो 5 प्लस 2y बराबर 9। तो 2y बराबर कितना बचेगा? तो ये 5 उधर जाके घट जाएगा, और घटेगा तो कितना बचेगा? 4। तो y बराबर आ जाएगा 4 और 2 इधर बटा में 2, 2 दूना 4। कितना आंसर आया? 2। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो कितने हल होंगे? एक बिंदु पर काटेगा तो एक हल। कितने हल? एक हल। और एक हल को कहते हैं अविरोधी। अविरोधी ये हो गया। जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है। देखो समपाती, समपाती कहने का मतलब पहला रेखा इसी पर और दूसरा रेखा भी इसी पर, तब उनके हल होंगे। तो अनगिनत, सारा का सारा आ गया ना, तो अनगिनत। ये डी। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि युग्म इतना के अनंत हल होंगे। कितने हल? अनंत। अनंत कब होता है? तो जब तीनों बराबर होते हैं। तीनों बराबर किसमें? इसमें। 20 में कहता है निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है। रैखिक का मतलब घात कितना? घात कितना? 1। कितना घात होना चाहिए? 1। तो देख लीजिए किसमें घात 1 है। तो 1/x, बटा के नीचे x रहता है तो वो बहुपद होता ही नहीं है, तो इस समीकरण कैसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 5x + 4 = 8, इसमें घात कितना है? 1 है। तो ये हो गया आंसर। इसमें 2 और इसमें भी गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 5। x + 4 = 8, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है 21 में के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 का एकमात्र हल इतना होगा। बता दिया है एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1। तो इसको पुट करेंगे तो क्या k का मान नहीं निकल जाएगा। और पहले समीकरण में x y का वैल्यू पुट करने से फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें k है ही नहीं। तो k किस में है? दूसरे समीकरण में। और दूसरे समीकरण में हम लोग मान पुट करेंगे। कितना लिखा हुआ है? 2kx, x की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 1 प्लस 7y, y की जगह पर कितने पुट करेंगे? -1 माइनस 5 बराबर 0। और इसे क्या कर लेंगे? सोल्व। तो हो जाएगा 2k प्लस माइनस -7 × 7 तो 7 -5 = 0। 2k इक्वल टू कितना जाएगा? तो 7 5 12, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 12। तो k बराबर कितना आ गया? तो 12/2, तो आंसर आ गया 6। कितना? 6। तो ये हो गया आंसर। अगला नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन इतना तथा इतना का एक हल है। तो चाहे तो आप समीकरण सोल्व करें या फिर वैल्यू पुट करके देख लें। तो हम लोग पुट करके देख लेते हैं। तो x बराबर कितना? 2 और y बराबर 1। पुट करते हैं। x की जगह पर कितना? 2 माइनस y की जगह पर 1, तो 2 1 2, तो बराबर 0। ये तो सेटिस्फाइड कर गया, 2 में से 2 गया 0। अगला में भी पुट करके देख लेते हैं। तो x की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 दूना की 6 प्लस 4, y की जगह पर कितना? 1, तो 4 1 4 और बराबर कितना? तो 10 इधर है ना, 6 4 10। ये भी सही हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इतना समीकरण इतना का हल है तो k का मान ज्ञात करें। तो आप पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति में शुरू वाला मान को x कहते हैं और बाद वाला मान को y कहते हैं। तो x की जगह पर हमें कितना रखना है? 2k - 1 और k के y की जगह पर कितना रखना है? तो k। तो समीकरण लिखा हुआ है 10x - 9y = 12। देखिए यहाँ पर प्रश्न लिख देते हैं 10x - 9y, 10x - 9y =
12, 10 का 10, x की जगह पर कितना, तो 2 के माइनस 1, 2 के माइनस 1 माइनस 9 और गुनी y की जगह पर कितना, तो y की जगह पर k, तो क्या लिखेंगे k बराबर 12। बस इसको अब सोल्व कर देना है। 10 दूना की 20 के माइनस 10 इकाई 10 माइनस 9 के बराबर कितना 12। 20 में से 9 गया, कितना बचा 11 के, माइनस 10 को उधर में भेज देंगे तो 12 माइनस 10 था तो प्लस में 10 हो गया इधर आकर के, तो 11 के बराबर कितना 22। 11 दूना 22, आंसर कितना 2, तो 23 का हो गया 2। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस इतना का कितना हल होगा। फिर से वही पूछ रहा है सवाल, तो लिखेंगे x का आगे कितना लिखा हुआ है कुछ नहीं तो 1, y के आगे 2 और लास्ट में -5 बराबर के पहले लाएंगे, हमेशा बोले थे। चलिए समझ गए होंगे। बटा 3 बटा के नीचे 12 बटा के नीचे -10। अब देखिए 2 छक 12, क्या ये बराबर है, तो नहीं। और जब शुरू में क्योंकि 1/3 आया ना और यहाँ पर बराबर नहीं आ गया 1/6 बराबर नहीं है ना, इसलिए हम लिख दिए। तो जब बराबर नहीं है तो उसका कितने हल होंगे, केवल एक हल, एकल हल होगा। सही है। यदि इतना और इतना है तो xy होगा, xy का मान पूछ रहा है तो हम लोग पुट करके देख लेंगे। 173x 197y बराबर 149। देखिए 173 ना होता है तो इसे सोल्व कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। आप सोल्व करके देख लीजिएगा, आपको समीकरण आता है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 2 चर के समीकरण हम जब बताएंगे तो बताएंगे कैसे बनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। क्या कहा, विरोधी, जो विरोध करता है उसका हल निकलता है नहीं, तो कितने हल, एक भी नहीं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, क्या, कोई हल नहीं। अभी अभी तो पढ़े थे, विरोध करेगा तो कोई हल नहीं होगा। समीकरण इतना में कितने हल। अब देखिए एक ही समीकरण दिया तो हम बताए जब एक ही समीकरण देगा तो उसके कितने हल, अनंत, अनगिनत। कैसे, x बराबर रखते जाएंगे y बराबर निकलते जाएगा, या y बराबर रखते जाएंगे x बराबर निकलते जाएगा। अगला नंबर, इतना और इतना पर 4, k एक बिंदु है तो k का मान क्या होगा। तो ये जो 4 है ये x है और ये जो k है ये क्या है, y है। तो पुट कीजिए 2 इंटू x की जगह पर कितना 4 माइनस 3 गुने x की जगह y की जगह पर कितना k बराबर कितना 2। इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 4 दूना की 8 माइनस 3 के बराबर 2, तो -3 के बराबर कितना, तो 2 8 इधर आएगा तो -8, तो -3 के बराबर कितना, तो -6, 3 दूना की 6 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना 2। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है 2 अंकों वाली संख्या के सूत्र लिखें यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। तो इसमें इकाई दहाई में संख्या बनाने के लिए बताएंगे दहाई का अंक में 10 से गुना रहता है। किसमें, दहाई का अंक में। तो दहाई का अंक है y तो हो जाएगा 10y, और इकाई का अंक में 1 से गुना, तो प्लस 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ x हो जाएगा, तो 10y प्लस x। अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म इतना और इतना का हल है। फिर से वही सवाल, तो x का गुना कितना 1, y का 2, अचर पद 5, बटा के नीचे कितना लिखेंगे -3 -6 प्लस 1।
2 तिया 6, तो शुरू में ही बराबर आ गया। इधर में -1/3 और इधर में भी -1/3, तो ये बराबर है। तो अगला चेक कर लेते हैं। तो अगला बराबर नहीं है। तो जब बराबर ये नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? कोई हल नहीं। कौन सा? कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला में भी इसी तरह से दे दिया है। कहता है इतना कि कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो के का मान निकालना है। तो है के -5 -2 बटा के नीचे कितना लिखेंगे? 6 2 -7। तो कहता है कैसा हल? कोई हल नहीं। तो ये बराबर और ये बराबर नहीं, तो इसी को लेकर चलते हैं। 2 में कैसे गुना करेंगे? तो 2 के -6 बचे 30, तो के बराबर कितना आ गया? तो -30/2 15, कितना? -15, कितना? -15 आंसर हो गया। ये हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी याद कीजिए, प्रतिच्छेदी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो हलों की संख्या कितना होगा? सिर्फ एक। देखिए है प्रतिच्छेदी कितने हैं? एक हल। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है रैखिक समीकरण युग्म दे दिया फिर से और पूछ रहा है ये कैसा होगा? अविरोधी होगा, विरोधी होगा? फिर से वही चेक करेंगे। 1 3 -4 2 -5 -1, शुरू में ही बराबर नहीं आया। 1/2 3/-5 बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो कैसा? अविरोधी। अविरोधी मतलब एक हल। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, क्या हो? अनंत, तो उनके आलेख क्या होंगे? संपाती होंगे। कैसे होंगे? संपाती। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 और इतना के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए क्या होता है? तीनों बराबर, 1 2 -3, इसमें कितना है? 5 के -15 बराबर लेकर के चलते हैं। तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो के बराबर कितना? 2 × 5 = 10, कितना आंसर आ गया? 10। और इतना में कहता है कि क्या है? तीनों बराबर है, इतना बराबर इतना बराबर इतना, तो OI का मान क्या होगा? तो आइए देख लेते हैं। तो पहिलका को भी इसके बराबर करेंगे और दूसरा वाला को भी इसके बराबर करेंगे। तो कहेंगे 2x + y, 2x + y बराबर कितना? √8 और 2x - y बराबर कितना? √8। किसका मान निकालना है? OI का। तो क्या करेंगे? घटा लेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह नीचे वाला का बदल जाएगा। 2x खत्म हो गया, y 2y, और इधर में √8 - √8 0, कितना? 0। तो y बराबर कितना हो गया? 2 भागा में लगेगा तो 0, तो आंसर इसका कितना हो गया? 0। और इस तरह से हो जाता है चैप्टर समाप्त। तो आप समझ गए होंगे ये जो लिखा हुआ है ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसे याद करना है, एकदम अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद वीडियो देखना है। अगर जो आप वीडियो पूरा देख लिए हैं तो एक बार फिर से इसे देखें। कब? जब ये पूरा याद रहे तब। ठीक है। वीडियो जो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तब तक के लिए सबको जय गुरुदेव।